हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पे। आई होप आपने आज का दिन एंजॉय किया होगा। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने होड़ जाति और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था, और उसी के आगे से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में दक्षिण राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी दक्षिण राजवंश हैं एक एक करके उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए, ये एशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं जो हर साल आते हैं मंदिर को लेकर, और राजाओं के बारे में पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आज की क्लास में कवर कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। तो पल्लव वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पल्लव वंश की शुरुआत सिंह वर्मन के बारे में, सबसे पहले हमें पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है राजा सिंह वर्मन के बारे में, जो कि तीसरी शताब्दी के गुंटुर अभिलेख, ये गुंटुर अभिलेख इन्हीं ने बनवाया था, सिंह वर्मन ने। तो इससे हमें पल्लव वंश के सबसे पहले राजा के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि ये इसके संस्थापक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उस समय तक पल्लव वंश इतना विख्यात नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि पल्लव वंश के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, या ये पल्लव शब्द कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मणिमेखलय पुस्तक है, तो इसमें कहा गया है कि चोल राजा और नागवंश की कन्या की संतान थे। कौन? जो पहले पल्लव राजा रहे हैं, ठीक है, नागवंश की कन्या। और किस जगह है, किस प्रदेश में जन्म हुआ है? मणि पल्लव में। तो मणि पल्लव में जन्म होने की वजह से उस वंश का नाम क्या पड़ा है? पल्लव वंश। पहला जो इतिहासकारों द्वारा ये फैक्ट दिया जाता है पल्लव वंश के शब्द के बारे में। दूसरा मानना है इतिहासकारों का, जिसमें कि काशी प्रसाद जायसवाल मुख्य रूप से हैं, कि ये उत्तर भारत के कायस्थ थे। पल्लव वंश के जो राजा रहे हैं वो उत्तर भारत के कायस्थ थे, जो कि जिन्होंने हथियारों को उठा लिया और फिर बाद में दक्षिण वंश में चले गए। हालांकि देखा जाए तो पल्लव वंश में जितने भी राजा हैं उनके ऊपर उत्तरी राजाओं की छाप पूरी तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि उनकी उपाधियां और अश्वमेध यज्ञ वगैरह जितने भी किए गए वो सब उत्तर भारत से प्रेरित थे। इसके अलावा उनकी पहले की भाषा प्राकृत भाषा शब्द यूज करते थे, और दूसरी भाषा संस्कृति, ठीक है। तो इस आधार पर काशी प्रसाद जायसवाल का जो मत है उसमें भी सहमति प्रदान मिलती है। अब हम लोग आज की क्लास में देखिए, ये तो उसकी भूमिका है एक तरीके से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आज की क्लास की मेन टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला, तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है सिंह वर्मन के बारे में तीसरी शताब्दी के गुंटुर अभिलेख से, ठीक है। किससे? गुंटुर अभिलेख से। और इसके बाद स्कंद वर्मन आए हैं, और भी दो तीन राजा रहे हैं, परंतु इनका क्या है, क्रमबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता है, या कह सकते हैं कि सटीक जानकारी नहीं मिलती है। सटीक जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है? सिंह वर्मन द्वितीय से, ठीक है, सिंह वर्मन द्वितीय से। तो यहाँ से पल्लवों का राज्यक्रम क्या हो गया है? सुनिश्चित हो जाता है। और इन्हीं के पुत्र जो हैं सिंह विष्णु, ये नाम याद रखिएगा, इन्हें क्या है, पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने पल्लव वंश को फैलाने का कार्य करा है। मतलब इन्होंने और भी राज्यों को विजित किया है, इसके गौरव को बढ़ाया है, इसलिए इन्हें पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सिंह विष्णु के ऊपर आएंगे सबसे पहले, और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पल्लव वंश का राज्य चिन्ह क्या था। तो पल्लव वंश का राज्य चिन्ह आप लोगों के सामने है। ये किससे मिलता जुलता है? किसी देश के फ्लैग से मिलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश के फ्लैग से मिलता है। आइए हम लोग बात करते हैं सिंह विष्णु के। तो सबसे पहले 575 से 600 ईसा पूर्व में सिंह विष्णु हैं, वैष्णव धर्म के संस्थापक। सिंह विष्णु को किस नाम से जाना जाता है? सिंह विष्णु पोत्रैण तथा अवनी सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे संस्थापक नहीं होगा, मानने वाले थे, ठीक है, मानने वाले थे। मतलब ये वैष्णव धर्म को क्या करते थे? मानते थे, अनुसरण करते थे, अनुयायी थे। इसके अलावा सिंह विष्णु को सिंह विष्णु पोत्रैण तथा अवनी सिंह भी कहा जाता है। इनके सबसे प्रमुख दरबारी कवि थे भारवी, जिन्होंने क्या है, किराता जुर्नीय नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, रचना लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा सिंह विष्णु ने मलय, कलभ्रो, चोल, मालव, पांड्य, सिंघल और केरलों को पराजित कर दिया।
तो ये सारे जितने भी उसके आसपास दक्षिण के राज्य थे वो सब क्या है, विजित कर लिए हैं, इसलिए इन्हें क्या है, संस्थापक के तौर पर माना जाता है पल्लव वंश का। इसके बाद हम लोग इनके अगले राजा यानी इनके पुत्र महेंद्र वर्मन की बात करते हैं। तो ये सिंह विष्णु के पुत्र थे। इन्होंने राज्य कब से कब तक किया है, 668 से 670 ईस्वी तक। तो इस समय क्या है, पल्लवों और चालुक्यों के बीच क्या है, संघर्ष प्रारंभ हो गया है। समकालीन है दोनों, पल्लव और चालुक्य। तो दोनों के बीच क्या है, सीधी सी बात है, अगर दो राजा हैं साथ में रह रहे हैं, वो भी दक्षिण वंशी हैं और ये भी दक्षिण राजवंश है, तो आपस में क्लैश होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो पुल्लुर के युद्ध में महेंद्र वर्मन ने चालुक्यों को पराजित किया। ठीक है, ये काफी योग्य शासक थे महेंद्र वर्मन। तो इन्होंने चालुक्यों को पराजित किया है। महेंद्र वर्मन की इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मत विलास प्रहसन की रचना की है। ये आपको एक नंबर दिलाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा शुरुआत में जो है ये जैन मतावलंबी थे, बाद में इन्होंने क्या है, तमिल संत हैं अप्पर, इनके प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी पूछी जाती है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी उपाधि यानी कि विरुद्ध धारण किए हैं, तो मत विलास, विचित्र चित्र, चेतकारी और चित्रकार कुली। इसके अलावा इनकी चित्रकला में भी रुचि थी और कुशल संगीतज्ञ के रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। तो इस स्लाइड से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो मत विलास प्रहसन की रचना की है ये, और चालुक्यों को पराजित किया है कौन से युद्ध में, पुल्लुर के युद्ध में। ठीक है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि शुरुआत में जैन मतावलंबी थे और संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले राजा नरसिंह वर्मन के ऊपर। तो ये महेंद्र वर्मन के पुत्र हैं नरसिंह वर्मन। तो देखिए, पल्लव दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बन गया है नरसिंह वर्मन के समय। इन्होंने कई मंदिर भी बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी मोनामेंट्स भी इनके समय के इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे अगर फुला फुला पल्लव वंश है तो वो किसके समय, नरसिंह वर्मन के समय। तो ये पुलकेशिन द्वितीय को हराकर महामल्ल और वातापी कोंड की उपाधि धारण की है। वातापी को जीतने वाले थे, वातापी के राजा थे कौन, पुलकेशिन द्वितीय, जिनकी हर्षवर्धन से भी युद्ध हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से भी युद्ध हुआ और नरसिंह वर्मन से भी। तो नरसिंह वर्मन ने भी पुलकेशिन द्वितीय को क्या है, हरा दिया है। और इसके बाद कौन सी, महामल्ल और वातापी कोंड की उपाधि धारण की है। इसके अलावा महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रथ मंदिर आपने सुना होगा, तो ये रथ मंदिर किसने बनवाए थे, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, 7। सबसे छोटा कौन सा है, द्रौपदी रथ। मतलब ये मंदिरों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, रथ मत समझिएगा, रथ हैं। क्योंकि उनके स्कल्पचर में ऐसा, मतलब अगर आप मोनूमेंट्स को देखेंगे तो उनकी बनावट है, बाहर से क्या है बना हुआ, पहिए बने हुए हैं मंदिरों के बाहर, मतलब पत्थरों का कटाव, तो वो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, रथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्रौपदी रथ में किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो इसके अलावा 640 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग पल्लव साम्राज्य में आए थे। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए हैं, हर्षवर्धन के समकालीन हैं ये पल्लव वंश। तो उसके बाद वो घूमते फिरते पल्लव वंश में, पल्लव साम्राज्य में 640 ईस्वी में आए हैं। तोंड मंडलम और काची का वर्णन किया है किसने, हेनसांग ने। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो पहला तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर जो महामल और वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है एकाश मंदिर या रथ मंदिरों की मतलब निर्माण किसने करवाया है, तो वो भी राजा नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो ये दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटा कौन सा है मंदिर इसमें, द्रौपदी रथ। इज इट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, ये कैलाशनाथ टेम्पल है, कांचीपुर का कैलाशनाथ टेम्पल। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी स्कल्पचर कितना बेहतरीन है, जो कि वर्तमान में ऐसा आपको देखने को शायद ही मिले। मतलब आजकल के कलाकार या मूर्तिकार ऐसा बनाने में उतना सटीक नहीं है जितना उस समय अपने चरम सीमा पर था। अब हम लोग बात करते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम की। तो देखिए, इनका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 670 से 695 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य का सफलतापूर्वक विरोध किया है। ठीक है, इन्होंने युद्ध कर दिया था इनके ऊपर, पर इन्होंने अपने राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, कोरम में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है बजाय इसके। अब हम लोग बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय
तो जो अभी पीछे आप लोगों ने कैलाशनाथ मंदिर देखा है तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय की ही देन है, ठीक है। तो इनके बारे में देख लीजिए, 695 से 722 ईसा पूर्व तक रहे हैं। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की है? राजा सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय, यानी शास्त्रों का प्रेमी। आगम प्रिय मतलब क्या होता है? शास्त्रों का प्रेमी। ये उपाधि इन्होंने धारण की है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में अगर आप एशियन में देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है, वो क्या है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। देखिए, काशी और कांची में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कांची दक्षिण भारत में और काशी उत्तर भारत में। तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो दूसरा नाम उसका क्या है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। वो किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन ने। इसके अलावा मामल्लपुर का मंदिर भी नरसिंह वर्मन की देन है, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। इसके अलावा अरबों का भारत आक्रमण किस समय हुआ है? देखिए, ये आपको दिख रहा है इनका कार्यकाल कब से? 695 से 722 ईस्वी तक। और अरबों का आक्रमण कब हुआ है? सातवीं सदी में, सातवीं शताब्दी में, ठीक है। तो यानी कि इनके समय में ही अरबों का आक्रमण हुआ है। और प्रसिद्ध विद्वान दंडी, ठीक है, इन्हीं के राज्य के दरबार में रहते थे। तो इसमें से स्लाइड से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम का मंदिर किसकी देन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा क्या है? प्रसिद्ध विद्वान दंडी इसी राज्य के दरबार में रहते थे। भारत किसके दरबार के थे? अभी मैंने बताया पीछे। उसके अलावा अब हम लोग आते हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बारे में। अभी परमेश्वर वर्मन प्रथम आए थे, ठीक है। तो इनका तो कुछ कार्यकाल इंपॉर्टेंट रहा नहीं। अब द्वितीय के बारे में देख लीजिए। तो चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने गंगों की सहायता से कांची पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से देखिए पल्लव वंश कमजोर होने लगा धीमे धीमे। तो जब नरसिंह वर्मन द्वितीय तक इम्पॉर्टेंट रहा, उसके बाद फिर क्या है? धीरे धीरे कमजोर होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है? गंग जो है उन्होंने कांची पर आक्रमण किया है। कैसे बचे हैं ये? उन्हें बदले में भेंट देकर, ठीक है, आक्रमणकारी पर वापस लौट गए हैं। अब समझिए यहाँ पे होता क्या है, जब वो लोग यहाँ पर हमला करते हैं तो ये रुपए पैसे देकर उनको लौटा देते हैं। पर अब चूंकि हारे तो हैं, एक तरीके से संधि ही इसे कह सकते हैं, तो ये वापस फिर से गंगों पे हमला करते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं? ये मर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे परमेश्वर वर्मन द्वितीय क्या है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो देखिए, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के कोई संतान नहीं होती है, तो इस वजह से गद्दी पर बैठाला किसको जाए? तो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं और उनकी जो मुख्य सभा होती है वो आपस में सहमति करके किसको बैठालती है गद्दी पर? सिंह विष्णु के भाई जो भीम बर्मन हैं, उनके वंशज हिरण्य कश्यप, ठीक है, उनके पुत्र क्या है? नंदी वर्मन द्वितीय को गद्दी पर बैठालती है। तो नंदी वर्मन भी क्या है? इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। इन्होंने कौन कौन सा? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे? वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर के, ठीक है, ये तमिल संत हैं, वैष्णव संत। इसके अलावा चोल राजा आदित्य प्रथम ने अपराजित को युद्ध में पराजित किया। अपराजित कौन है? अंतिम राजा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो नरसिंह वर्मन के समय तक क्या है? पल्लव वंश में ताकत रही है। उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन प्रारंभ हो गया है। और नंदी वर्मन जो है उसके अंतिम इम्पॉर्टेंट राजा रहे हैं। और अगर अंतिम शासक की बात करें वो कौन है? अपराजित, ठीक है, नाम है अपराजित परंतु कर दिए गए हैं पराजित। कौन पराजित करता है? राजा आदित्य प्रथम, पल्लव वंश के सामंत हैं। और इसके बाद क्या करते हैं ये जो ये राजा आदित्य हैं? इन्होंने खुद का वंश चालू किया है, चोल राजा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? तो पहली चीज है किसे बैठाला गया है? सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन के वंशज रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंदिर से जब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। इसके अलावा किसने हत्या करी है अंतिम शासक की? तो अंतिम शासक हैं पहले तो अपराजित हैं, और इसकी युद्ध में किसने पराजित किया है? चोल राजा आदित्य प्रथम ने। इसके बाद चोल वंश चालू हो जाता है पल्लव वंश को हराने के बाद, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है सारे पल्लव वंश के डायनेस्टीज में जितने भी राजा इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर कर लिया है। बीच में भी कई राजा हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, मतलब कहाँ से? नंदी वर्मन द्वितीय और अपराजित के बीच।
तो उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन एवं उसके प्रधान। ठीक है, कौन कौन किस तरीके से प्रशासकीय विभाजन था? तो प्रांत, जिला, तालुका और ग्राम। ठीक है, इससे पहले जो हर्षवर्धन का देखते हैं तो वो भी 4 भागों में बटा, उसी तरीके से ये भी प्रशासकीय विभाजन क्या है। तो देखिए ये सब क्या है, ये उत्तर के राज्यों से प्रेरित है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से माना जाता है कि ये लोग क्या है, उत्तरवासी ही रहे होंगे। तो किस किस भाग में बटा है? प्रांत, जिला, तालुका और ग्राम। ठीक है, इसके अलावा प्रांत के प्रधान विषेक, जिला के प्रधान राष्ट्रिक और तालुका के प्रधान ग्राम भोजक और ग्राम के प्रधान क्या कहलाते हैं? देशाधिकृत। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वंश, राष्ट्रकूट वंश पे। देखिए पल्लव वंश में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको अलग से भी इसमें मार्क करा दिया है, तो आप लोग अगर कोई आपका एग्जाम नियर लगा है तो केवल उन्हें पढ़ें, वरना पूरा टॉपिक भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अगले वंश जो है राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। देखिए 860 ईस्वी में उत्कीर्ण एक शिलालेख में बताया गया है कि राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग का जन्म यदुवंशी सात्विकी के वंश में हुआ था। तो इन्हें जो है जो राजा हैं राजपूत वंश के शासक दंतदुर्ग, इन्हें किसका वंशज पहले माना जाता है? पहले तो इन्हें भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। यदुवंशी क्षत्रिय बाद में किसके बारे में इस शिलालेख से जानकारी मिली है? यदुवंशी सात्विकी के। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये लोग कौन थे राजपूत वंश के लोग? यादव। ठीक है, कौन थे? यादव थे। इसके अलावा 914 ईस्वी के ताम्रपत्र में भी क्या मिला है? दंतदुर्ग को यादव सात्विकी का वंशज लिखा गया है। तो इससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये यादव सात्विकी के वंशज थे। इसके अलावा इनके नेतृत्व में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ फेंका गया था दंतदुर्ग के। ठीक है, और कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया गया। तो यहाँ पे जो इनके प्रमुख या प्रथम शासक कहे जाएं तो कौन है? दंत दुर्ग। ठीक है, और इन्होंने अब कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया है और कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या है? हटा दिया है वहां से। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मान्य खेत के राष्ट्रकूट। देखिए राष्ट्रकूट की एक दो शाखाएं और भी बटी हुई हैं, पर उसमें से मुख्य कौन है? मान्य खेत के राष्ट्रकूट के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनका साम्राज्य जब उच्चतम शिखर में थे तब कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर दिशा में गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ये जो गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र है इस पर त्रिपक्षीय युद्ध होता रहा है। ठीक है, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के बीच। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे ये त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इस राजवंश के प्रारंभिक शासक कौन है? हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु यह राजवंश जैन धर्म के प्रभाव में आ गया था बाद में। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रकूट वंश के प्रथम संस्थापक कौन है? दंतदुर्ग यदुवंशी सात्विकी के वंश में हुए थे। इसके अलावा इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ फेंका और कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया है। और इन लोगों को मान्य खेत के राष्ट्रकूटों की नाम से क्या मिली है? उपाधि मिली है। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दंत दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अभी मैंने पिछला पॉइंट बताया, तो ये पहला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। इसके अलावा दंत दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? मनकिर अथवा मान्य खेत, इसीलिए इन्हें मान्य खेत के राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से ये जगह है? मालखेड़ के नाम से। ठीक है, दक्षिण भारत में मालखेड़ नाम से ये जगह फेमस है। इसके अलावा दंत दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया है। हिरण्यगर्भ क्या है? एक महादान यज्ञ है। इसके अलावा इन्होंने उपाधि कौन सी ग्रहण करी है? महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक। ठीक है, कौन कौन सी? महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की हैं। तो ये है। तो इसमें स्लाइड में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं? तो पहला तो कौन संस्थापक है? दंतदुर्ग। इसके अलावा कहाँ राजधानी बनाई है? मनकिर अथवा मान्यखेत, दूसरा पॉइंट। और तीसरी कौन सी उपाधियां हैं? महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक की। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि शुरुआत के 2 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र कृष्ण प्रथम बैठते हैं गद्दी पर। तो कृष्ण प्रथम का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, एलोरा में पत्थरों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया है। तो इसको आप पॉइंट जरूर याद रखिए, जरूर जरूर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में जरूर आता है। इसके अलावा इन्होंने शुभ तुंग और अकाल वर्ष की उपाधियां धारण
करी हैं, ठीक है, किस नाम से, सुबतुंग और अकाल वर्ष की उपाधियाँ, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद इनके पुत्र ध्रुव आते हैं, जो को ध्रुव धारावर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ठीक है, किस नाम से, ध्रुव धारावर्ष। तो जब जो त्रिपक्षी संघर्ष की अभी मैं बात कर रहा था, तो उसमें प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, ठीक है, तो इनके तीनों के बीच युद्ध होता है। कौन कौन है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश और पाल वंश। अभी इनके बारे में भी चर्चा आगे आगे की क्लास में करेंगे। तो इन तीनों के बीच जो है ये संघर्ष है, इसे त्रिपक्षी संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये त्रिपक्षी युद्ध कह सकते हैं या त्रिपक्षी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रतिहार नरेश कौन है, वत्सराज, और पाल नरेश कौन है, धर्मपाल, ठीक है, और यहाँ राष्ट्रकूट की तरफ से कौन है, ध्रुव धारा वर्ष, ठीक है, ध्रुव धारा वर्ष। तो अब एक चीज समझिए, ध्रुव के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये पढ़ा दें, फिर ध्रुव के बारे में बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपक्षी युद्ध में, एक सेकेंड, त्रिपक्षी युद्ध में जो वत्सराज हैं प्रतिहार वंश के और धर्मपाल हैं, इनको किसने पराजित कर दिया, ध्रुव ने, ठीक है। इसके अलावा पल्लव नरेश दंतिवर्मन और चालुक्य नरेश विष्णुवर्मन को भी ध्रुव ने पराजित किया है। तो ये दोनों पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब ये तो एग्जाम में आने वाले ही। इसके बाद अगले राजा आते हैं गोविंद तृतीय, ठीक है। तो गोविंद तृतीय के कार्यकाल जो है 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहा है। तो अगर गोविंद तृतीय की बात करें तो उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा या सरप्रमुख शासक थे। इसकी वजह क्या रही थी, क्योंकि देखिए इन्होंने त्रिपक्षी युद्ध में जो चक्रा युद्ध थे और उनके संरक्षक धर्मपाल थे उनको पराजित किया। इसके अलावा प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट को पराजित किया, और दक्षिण भारत में भी इन्होंने गंग, चोल, पांड्यों और केरलों को पराजित किया। इवन उत्तर भारत में भी इन्होंने कई राज्यों को पराजित किया था, यानी कि इन्होंने अपनी जितनी भी शक्ति थी उसका पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया था। इन पे कई राजाओं ने इन्हें क्या किया है, युद्ध करने का, इनके खिलाफ संघ बनाकर इनको हराने की कोशिश की, परंतु इन्होंने सभी का क्या है, बुरी तरीके से सबको युद्ध में पराजित कर दिया है। तो इसलिए उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते थे, ठीक है, जैसा आप लोग सोच सकते हैं अशोक के बारे में, उसी तरीके से गोविंद तृतीय भी राजपूत वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपके लिए जानने वाला क्या है, चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल, प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट, ठीक है। तो ये पाल वंश के राजा थे चक्रा युद्ध और उनके संरक्षक कौन थे, धर्मपाल, और प्रतिहार वंश के राजा कौन है, नागभट्ट द्वितीय। तो इन्होंने भी त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले राजा अमोघ वर्ष प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम इम्पॉर्टेंट शासक, ठीक है, जिनके समय में कुछ काम हुआ या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए इनकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती है, क्यों, क्योंकि इन्होंने शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया है, ठीक है। कब से कब तक शासनकाल है, 814 से 878 ईस्वी तक। इनके आचार्य कौन थे, गुरु जैन आचार्य जिनसेन, ठीक है, आचार्य जिनसेन का आपने नाम सुना होगा, जैन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हिंदी में भी और इतिहास में भी, दोनों हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके दरबारियों में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, महावीराचार्य जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने गणित सार संग्रह नाम से पुस्तक लिखी है। इसके अलावा शाक्तायन ने अमोघ वृत्ति और जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है आदि पुराण की रचना किसने की, जिनसेन ने। इसके अलावा चूंकि ये जैन धर्म से संबंधित थे तो सादा जीवन इन्होंने बिताया, और अपने अंतिम समय पर क्या हुआ है, ये अपनी जितनी भी संपत्ति है या अपना जितना भी राजपाट है उसे त्याग कर अपने युवराजों के समक्ष छोड़ गए और स्वयं जाकर जल समाधि ले ली, ठीक है, क्या, जल समाधि ले ली, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद के राजा हैं कृष्णदिति 878 से 914, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंद्रदिति 914 से 922, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कृष्णदिति तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने समय के सबसे महान शासक थे, ठीक है, और अंतिम महान शासक भी थे राष्ट्रकूट वंश के।
तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सबसे अंतिम महान शासक था राजपूत वंश का, तो कौन था? कृष्ण तृतीय। और इनके रचनाकार कवि पोन ने शांति पुराण के रचनाकार हैं। ठीक है, कवि पोन। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं खोतिग्र अमोघ वर्ष 968 से 972 ईसा पूर्व। इसके अलावा कर्कदिति 972 से 973। तो कर्कदिति को हराकर जो है नया वंश लाया गया। तो किसने नया वंश लाया है? तो कर्कदिति को चालुक्य राजा तैलपदिति ने हराया है और चालुक्य राजवंश की नींव डाली है। ये क्लियर बात हो गई? तो देखिए, चोल वंश पल्लव वंश को हराकर आया है। ठीक है, और चालुक्य राजा तैलप ने हराया है किसको? कर्क द्वितीय को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चालुक्यों की बात करें अगर हम लोग, जो कि अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चालुक्य जैसे ये यहाँ पे लिखा कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो चालुक्य की 3 शाखाएं थी, तो उन तीनों शाखाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में आपके इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? शांति पुराण के रचनाकार कवि पोन किसके दरबारी थे? कृष्ण तृतीय के। और अंतिम राजा जो हैं राजपूत वंश के कौन है? कर्क द्वितीय। किसने हराया है? राजा तैलप द्वितीय ने। कहाँ के? कल्याणी के चालुक्य राजा। तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली गई हैं राजपूत वंश और पल्लव वंश से रिलेटेड। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग चालुक्य वंश के जितने भी शाखाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर आप लोग अगली क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए एग्ज़ाम में, जैसा कि एग्ज़ाम पास आता जा रहा है धीमे धीमे, अभी फ़िलहाल लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने तो आपको एग्ज़ाम के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जितने पुराने हैं पहले उन एग्ज़ाम को क्लियर कराया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो नए एग्ज़ाम हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है? सारी चीज़ें पढ़नी है, बट इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट, जैसे मैं अलग से बताता हूँ कि ये इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपको हाईलाइट कर लेना है ताकि आप उसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो या अगर कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उस चीज़ पर गौर करूँगा और उस चीज़ को ट्राई करूँगा ताकि आपको और अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आई होप आप लोग